नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। हमारे साथ मौजूद है बांग्लादेश से शोएब चौधरी जी, एडिटर ब्लिट्स। दादा आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आज हम धन्यवाद। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू विरासत और धार्मिक पहचान को लेकर काफ़ी बहस चल रही है इस समय। गाईबांधा जिले में एक बड़ा सनातन धार्मिक परिसर है, जिसके निर्माण पर अब रोक लग गई है। जबकि बोगरा के शिवगंज का नाम बदलने की माँग भी चल रही है। हिंदू समुदाय का कहना है कि ये सिर्फ़ एक मंदिर या एक नाम की बात नहीं है, बल्कि देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जुड़ा मुद्दा है। दादा आखिर बांग्लादेश में ये सब क्यों हो रहा है? और वहाँ के हिंदू समुदाय पर इसका क्या असर पड़ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई। देखिए, आप जैसे बता रहे थे कि गाईबांधा जिला में जो एक सनातन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अभी इसके काम तो बंद कर दी सरकार ने कि उग्रवादी जिहादी इन्होंने नारा लगाए कि प्रोजेक्ट को बंद करो। और इसके अंदर अभी तक जो लॉर्ड शिव की, कृष्ण जी की, प्रभु राम जी की जो मूर्तियां है, इसको तोड़ो। और इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि ढाका की सड़कों में ये जिहादी कट्टरपंथी ये राम जी की तस्वीर को असम्मान किया है। सब मिला के हालत ऐसी है कि ये जो प्रोजेक्ट ये सनातन धर्म धर्म की सबके लिए है। और बांग्लादेश की पॉपुलेशन में 8% तकरीबन 8% से ज्यादा हिंदू है। सो हिंदू की एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें आपको हम क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे? कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है? बंगाली तो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। अगर बंगाली ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो ऑब्जेक्शन कौन दे रहा है? आप जानते हैं कि 2024 की जिहादी तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान की और पाकिस्तान आईएसआई की जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ये सब के पीछे जो पाकिस्तान आईएसआई ही है। दूसरी जो बात आपने कह रहे थे कि शिवगंज थाना की नाम बदल के महास्थानगढ़ थाना रख रहे नाम। शिवगंज में इसके प्रॉब्लम क्या है कि शिवगंज के नाम प्रभु शिव के नाम से है और उसी के जरिए कह रहे कि चलेगा नहीं। अरे भाई, आपको अगर शिवगंज से इतनी प्रॉब्लम है, सनातन कॉम्प्लेक्स में इतने प्रॉब्लम है, सो हमारे जो ढाका शहर है, ढाका तो खुद ही ढाकेश्वरी देवी के नाम पे ही रखा है। ढाका को लोग जानते हैं कि सिटी ऑफ ढाकेश्वरी, ढाकेश्वरी देवी की शहर। तो ढाका का नाम भी बदलो। अगर आप पाकिस्तान के नाम बात पे नाच रहे हो, बांग्लादेश के नाम भी बदल दो। सो ये सब जो चल रहा है, अभी इसको हम पागलपन कह नहीं सकते। ये बांग्लादेश के खिलाफ एक साजिश है। ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं, पूरे बंगाली के खिलाफ साजिश चल रहा है। और इस साजिश में हमारी जो सरकार है बीएनपी के, ये चुप क्यों है मुझे पता नहीं। चुप रहना नहीं चाहिए था। ये प्रोजेक्ट को बंद क्यों किया? ये बंद करने की वजह क्या है? कि कट्टरपंथी मांगता है बंद कर दो, कल ये कहेगा ये कर दो, वो कर दो, सब कर दो, ढाका का नाम भी बदल दो। सो ये जो चल रहा है, ये पहले से पाकिस्तान में चल रहा था, अभी भी चलता है। मगर पाकिस्तान तो एक आतंकवादी मुल्क है। बांग्लादेश तो आज तक आतंकवादी देश है नहीं। मगर आप लोग ये बांग्लादेश को आतंकवाद की सड़कों पे ले जा रहे। इसके वजह से हम जितने बांग्लादेशी हैं, हमको तो परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है कि हम तो 71 में 71 में जो बांग्लादेश को स्वाधीन किया था पाकिस्तान के कब्जे से, वो बांग्लादेश तो ऐसी बांग्लादेश है नहीं जो कट्टरपंथी मांगते हैं। वो चाहते हैं
कि बांग्लादेश में बिल्कुल ही हिंदू ना रहे, हिंदू मुक्त बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इसकी भी वजह है कि आप जानते हैं पहले पाकिस्तान के आईएसपीआर के डायरेक्टर ने ऐलान किया था खुलेआम कि फिर से भारत के ऊपर कोई आक्रमण होगा सो ईस्टर्न फ्रंट यानी बांग्लादेश से होगा। तो हम बांग्लादेश, बंगाली, पाकिस्तान की जो नाजायज मकसद है इसको क्यों पूरा करने देंगे? भारत हमारी मित्र मुल्क है, पड़ोसन है, भारत के साथ हमारी जमीन की कनेक्शन है, भारत के साथ हमारे खून का रिश्ता है और पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन मुल्क है। जो हमारे दुश्मन मुल्क जो हमारे 30 लाख लोगों को मारा, लाखों माँ बहन की इज्जत लूटा, उसके इशारे पे जो भी नाचेगा, वो यूनुस हो या बीएनपी हो या जो भी हो, वो असल से बांग्लादेश के दुश्मन है। दादा हमें जो जानकारी मिली थी उस हिसाब से कि 19 तारीख को कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, तो क्या दादा कुछ हो रहा है 19 तारीख को, या इस पर सरकार की सख्ती है? जिहादियों की जो प्लान है कि 19 तारीख यानी परसों ये लोग यहाँ जो प्रभु कृष्ण की, शिव की, राम जी की जो मूर्ति है इसको तोड़ने की, मगर अभी उस प्रोजेक्ट में पुलिस और मिलिट्री भेजा है बहुत, फिर भी ये कोशिश करेगा। भाई हम तो मिलिट्री या पुलिस दे के क्यों एक सनातन धर्म की प्रोजेक्ट को रक्षा करना पड़ेगा? ये तो सनातन धर्म की प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश में कितने मस्जिद है, भारत में भी है, आप क्या मिलिट्री भेजना पड़ता है मस्जिद को सिक्योरिटी देने के लिए? नहीं लगता है। दूसरी बात जो है, देखिए ये जो बांग्लादेश में अभी जो घटनाएं घट रहा है इसकी वजह से भारत में तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ ना। भारत में तो मुसलमान हैं, उनके ऊपर कोई हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भारत एक सेकुलर नेशन है, पीसफुल नेशन है। जो पाकिस्तान कहता है कि भारत के अंदर मुसलमान के ऊपर अत्याचार चल रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है, प्रोपेगेंडा है। अभी 19 तारीख ये लोग कोशिश करेगा और उसकी जो डेमो चल रहा है, अभी मोहरा चल रहा है कि ये लोग सड़कों में अभी नारा लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि श्री राम की तस्वीर पे ये बेइज्जत कर रहा है उस तस्वीर को। वो कैसे बेइज्जत कर रहे हैं मीडिया में नहीं कह सकता, आप जानते हैं। आपने तस्वीर देखा, मैंने पोस्ट किया ट्वीट में। सो 19 तारीख जो कुछ कोशिश करेगा, हमारे जो राय है कि सरकार को जरा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जो लोग ये सब कर रहा है इसको बंद करना पड़ेगा जेल के अंदर, और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करना पड़ेगा कि ये सनातन कॉम्प्लेक्स जो है इसको रक्षा करना पड़ेगा, इसको इसके खिलाफ जो भी साजिश है इसको नाकामयाब करना पड़ेगा। नहीं तो आखिर हम लोग नहीं कर सकेंगे तो फाइनली क्या होगा कि बांग्लादेश की जो इज्जत है, जो इमेज है दुनिया में, यह बर्बाद हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी नुकसान बांग्लादेश की पहुंचेगा। दादा अलग अलग घटनाओं के रूप में सामने आती हैं, जैसे हमने देखा था कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए इतने सारे, और अब एक ये नई चीज़ सामने आई है। दादा आप ये मानते हैं कि शेख हसीना जी के जाने के बाद से इसके पीछे कोई बड़ा वैचारिक अभियान चल रहा है? बात ऐसे नहीं है। बात ऐसे है कि जहां जहां तख्ता पलट होता है दुनिया के जिस जिस देश में, आप बांग्लादेश का ही है या नेपाल में भी देख रहे हैं आप, ये अमेरिकी डीप स्टेट जहां जाते हैं, सो ये लोग ऐसे कुछ हरकतें करते हैं उस देश को बर्बाद करने के लिए, और वही बर्बादी की जो कोशिश बांग्लादेश में शुरू होगी 2024 से। एक बात आपने शायद जिक्र नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं, जब ये सनातन कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमले होने की थ्रेट दे रहे कट्टरपंथी, उसी वक्त इस महीने के 15 तारीख परसों के दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तारिक रहमान के एक एडवाइजर गई। उसके पास ना तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट थे, ना जी। भारतीय वीसा थे। वो हुँ, गए जनरल पासपोर्ट लेके। ठीक है, जनरल पासपोर्ट लेके जाते हो तो भारत की वीसा लेना पड़ेगा। हुँ, सो ये नाटकबाजी उसने की। वीसा नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, और उसमें उसने पहले से भारत के खिलाफ यूट्यूब में बहुत ही बुरी प्रोपेगेंडा चलाई। शक है कि इसके साथ पाकिस्तान आस्था की कोई ताल्लुकात है। सो अभी ये बंदा ने जो किया वो उसके खुद का कसूर। वापस आके ये भारत की जो बांग्लादेश में राष्ट्रदूत है हुँ, उनको बुला के ले गई, फॉरेन मिनिस्टर तलब किया, समन किया। सो हमारे खुद के कसूर दूसरों के कांधों पे डालने की कोशिश, यानी भारत के कांधों पे डालने की कोशिश। क्यों कि ये सब करके वो जो सनातन कॉम्प्लेक्स के काम बंद होगी इसको छुपाने के लिए। मगर भारत में आप जैसे पत्रकार है जो समझते हैं क्यों ये सब हो रहा है, आप बिल्कुल ही समझते, आप जानते भी हैं कि ये जो एडवाइजर किया था उसके साथ पास वीसा नहीं थे, पासपोर्ट नहीं थे, और भारत की मीडिया तो ये जिक्र भी कर रहा है भाई। सो सब मिला के जो है कि एक तरफ ये सनातन प्रोजेक्ट को बंद करना, दूसरी तरफ ये शिवगंज थाने की नाम को चेंज करना, तीसरी तरफ ये एडवाइजर की जो ढाका दिल्ली एयरपोर्ट में जाके एक नाटक करना, सब में सब कुछ में पाकिस्तान की आईएसआई की बदबू आ रही कि हाँ जरूर पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश को ना तो सिर्फ बांग्लादेश के अंदर एक सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं जहाँ कोई पाकिस्तान के जैसा, बिल्कुल ही पाकिस्तान जैसा सिचुएशन कि वहाँ कोई शांति नहीं है। दूसरी तरफ बांग्लादेश को दुनिया के सामने ऐसे एक मुल्क की तरह प्रेजेंट करना चाहते जैसे पाकिस्तान प्रेजेंट होता है। पाकिस्तान के नाम लोग सुनते हैं, दुनिया की जहां भी आप जाएंगे तो पाकिस्तान या पाकिस्तानी सुनते तो लोग समझते कि ये आतंकवादी है। अभी बांग्लादेशियों को बांग्लादेश को 18 करोड़ बंगाली को वो उसी की जैसी ये आतंकवादी बनाने की कोशिश। सो ये सनातन कॉम्प्लेक्स बंद करने से शुरू करके ये जो सड़कों में श्री राम की तस्वीर के साथ बेइज्जती, या तो ये शिवगंज थाना के नाम चेंज करना, या ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रात भर जो नाटक, सब एक ही वजह है, एक ही मकसद है कि भारत के साथ बांग्लादेश की रिश्ता को बर्बाद करे। और ये करने से फायदा मिलेगा किसके? पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ही ये सब कर रहा है। दादा, प्रधानमंत्री तारिक रहमान को क्या ये सब दिखता नहीं है, या वो देखना नहीं चाहते, या वो मुँह मोड़ रहे हैं इससे, अगर देख भी लिया है उन्होंने तो? ये क्यों हो रहा है इस तरह? मतलब प्रधानमंत्री का कोई, मतलब प्रधानमंत्री या किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं है इसके खिलाफ, या कोई मतलब होता है ना कि भई से एजेंसियाँ इसके खिलाफ लग जाती हैं कि भई इतना बड़ा जैसे धार्मिक परिसर को रुकवा दिया गया और उसके खिलाफ अब कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं कट्टरपंथी। तो कान खड़े हो जाने चाहिए सुरक्षा एजेंसियों के अब तक तो। देखिए, तारिक रहमान साहब की जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे हिसाब से हमारे राय है कि इसमें बहुत बड़ी गलती है कि ये अभी तक समझ नहीं रहे क्या करना है। आप जानते हैं पहले इन्होंने ऐलान किया था कि पहले सफर में ये भारत जाएंगे, बाद में इन्होंने ऐलान की कि चाइना जाएंगे, अभी कह रहे हैं कि मलेशिया जाएंगे। सो वो खुद कंफ्यूज है क्या करना है। और बांग्लादेश के लिए सबसे जो प्रॉफिट होता, अच्छी होता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले भारत जाते, क्योंकि जब ईरान की ये जंग शुरू हुआ, दुनिया में जब ये पेट्रोलियम का क्राइसिस शुरू हुआ, बांग्लादेश को कौन सा देश ने पेट्रोलियम दे के मदद की? भारत ने। हमारे जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, क्राइसिस होता है,
सबके आगे आते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत, क्योंकि इनके साथ हमारा खून की रिश्ता है। सो तारिक रहमान साहब शायद ये समझ नहीं रहे, या उनके दिल में कुछ कन्फ्यूजन है कि वो अभी तक डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर वो डिसाइड कर सकते, तब तो ये से जाहिद और रहमान जैसे लोग को वो कभी भी एडवाइजर नहीं बनाते, और एडवाइजर भी बनाते तो ये नाटक करने के बाद उसको निकाल देते हैं कैबिनेट से। क्या तो नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की जो कानून है हमारी, इसमें लिखा है साफ साफ कि कोई सरकारी सफर में आप जाएंगे मिनिस्टर, तो आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यूज करना पड़ेगा, आप जनरल पासपोर्ट यूज नहीं कर सकते। शेख हसीना जी के ज़माने में एक दफ़ा एक से एक मिनिस्टर जनरल पासपोर्ट यूज करके सिंगापुर गए थे, और वो वापस आने के बाद हसीना जी ने उसको कहा कि तुम तुरंत रिजाइन करो, और उसने रिजाइन किया। बिकॉज आप अगर किसी को अलाउ करते हैं इलीगल काम करने के लिए, ये तो इलीगल है, और सिर्फ इलीगल इलीगल ही नहीं, इनके ये इलीगल काम के जरिए भारत के साथ हमारे रिश्ता खराब भी हो सकता है। सो बांग्लादेश के लिए अभी भारत के साथ रिश्ता खराब करना ये हमारे लिए नुकसान है। दूसरी बात है कि जो बंदा भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, कि जो यूट्यूब में लगातार भारत के खिलाफ बात कर रहा है, सो ये एक बंदा जो है, इसको अब क्यों बनाया एडवाइजर, कि एडवाइजर बनाने के लोगों की तो कमी नहीं हुआ, और ये भी बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर है, यानी ये मरीज का इलाज करना उसका काम है, मगर उसका बना दी एडवाइजर, वो भी स्ट्रैटेजिस्ट। सो एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर को स्ट्रैटेजी की, इंटरनेशनल रिलेशंस की जानकारी इतना होता अगर, तब तो ये भारत के खिलाफ ऐसे बकबक नहीं करते यूट्यूब चैनल लगा के। तो ये यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर, और ये भारत के खिलाफ बात कर करके लोगों को तालियां भी मिलते, उसको 7 लाख इसके सब्सक्राइबर हैं। मगर हमारे शहर की, आपके भी शहर में शायद होगा, अभी नहीं कई साल पहले आप देखते थे कि कोई लोग वो बंदर लेके जाते थे सड़कों में, बंदर नचा के लोगों को जमा करके बाद में दवाई बेच रहा था। होता नहीं, बांग्लादेश में भी होता था कई साल पहले, भी नहीं। सो आप अगर ऐसे बंदर को इंटरनेशनल रिलेशंस में लगा देते हैं, तो बंदर तो खराब कर देगा। वो जो अभी एक बहुत फेमस शेर है, आपको भी मालूम है कि बर्बाद गुलिस्ता के लिए एक एक उल्लू काफी थे, हजारों उल्लू शाखों पे, अभी अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो बांग्लादेश की हालत अभी ऐसे हो गई कि शाख में उल्लू बैठा है। दादा, सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सोशल मीडिया को आप कैसे यूज़ करते हैं उस पे बहुत डिपेंड करता है। दादा, बांग्लादेश में सोशल मीडिया कितनी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है ऐसे बांग्लादेश अभियानों के खिलाफ, सर मतलब? सर बांग्लादेश में नहीं, सोशल मीडिया अभी दुनिया की हर जी। देश में सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट हो गई। इसकी भी एक वजह है कि हमारे जो मीडिया, हम लोग कहते हैं न्यूज़पेपर हो या टीवी चैनल हो, सो हम लोग एक इंफॉर्मेशन अगर मिलता भी है हमें, हम इसको वेरीफाई करते हैं कि सच है या गलत है, और वेरीफाई करने के बाद ही हम पब्लिश करते हैं, तो ज़रा सा वक्त लगता है। मगर सोशल मीडिया में हर लोग एक मोबाइल लेके बैठा है, कुछ भी मिल जाता है उसको पोस्ट कर देता, और लोगों के दिल में एक नैरेटिव भी पैदा हो जाता है। बांग्लादेश में ऐसे भी चल रहा है, और आप जानते हैं कि शेख हसीना जी की तख्तापलट जो हुआ, इसके पीछे तो सोशल मीडिया का बहुत ही बड़ी रोल थे। नेपाल में भी हुआ इससे। ये तो अभी जो सोशल मीडिया, आप अगर जो भी जितने हैं, फेसबुक कहिए, ट्विटर कहिए, यूट्यूब भी सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म है।
सो सब इसको अगर अच्छी इस्तेमाल आप करते, जैसे ये आपके साथ अभी हमारा बात हो रहा है, हमारा मकसद अच्छा है, सो लोग अगर इसको देखेंगे, कुछ सीखेंगे। हम तो कुछ प्रोपेगेंडा नहीं करते मगर सेम यूट्यूब में तो प्रोपेगेंडा कंटेंट भी डाल सकते हैं। आप कैसे इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया में, आपका भी सोशल मीडिया अकाउंट है, सो आप तो बहुत ध्यान समझ के, सोच समझ के कुछ पोस्ट करते हैं। मैं भी करने की कोशिश करता हूँ, और क्योंकि मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनके पास जो स्मार्टफोन है, ये बांग्लादेश में भी है, सो ये मदरसा में पढ़ते हैं या गांव में रहते हैं, कोई ऐसे एग्रीकल्चर में काम करते हैं या डे लेबरर है, मजदूर हैं। सो ये लोग इतने सोचते नहीं। मोबाइल में अगर कोई कुछ मिल गया, अच्छा लगा, पोस्ट कर दी। सो सोशल मीडिया ये बांग्लादेश के लिए नहीं, सारे देश, दुनिया के सब देश के लिए एक तरफ से ये आशीर्वाद है और दूसरी तरफ ये अभिशाप बन गई। दादा, ये जो धार्मिक स्थल बना हुआ है और इसमें मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये आती है वो ये है कि बांग्लादेश की जो स्थापना हुई थी वो धर्मनिरपेक्षता के साथ हुई थी। तो जो अभी जो ये धार्मिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो ये तोड़ने की बात की जा रही है, तो क्या उस जो थ्योरी जिसके बेसिस पर बांग्लादेश को गठित किया गया, तो वो तो बिल्कुल धाराशायी होती दिख रही है। देखिए 1947 में जो जिन्ना का जो टू नेशन थ्योरी थे, जिसमें उसने पाकिस्तान बनाया था, मगर पाकिस्तान वो बनाए, ठीक है, मुसलमान देश, आपका भी कोई तकलीफ नहीं, हमारा भी नहीं है, मगर बांग्लादेश को कैसे ये पाकिस्तान के अंदर ले गई? हमारे साथ तो पाकिस्तान के साथ कोई लैंड कनेक्शन है नहीं, और हमारे हम बांग्लादेश से पाकिस्तान की डिस्टेंस है हजारों किलोमीटर। अगर बांग्लादेश को किसी के साथ रहना था तो भारत के साथ लैंड कनेक्टेड। सो बांग्लादेश में भी ये लोग जो उनके जो इस्लामी जज्बा, इसको हमारे ऊपर भी लागू करने की कोशिश की, कहा कि बांग्ला नहीं चलेगा, उर्दू में बात करना पड़ेगा वगैरह। वहां से निकालने के लिए हमने जो स्वाधीनता हमें मिला है, उसके जो मेन पॉइंट थे सेकुलरिज्म, धर्म के बारे में हम किसी के साथ है नहीं, वी आर इंडिपेंडेंट, किसके फेवर में धर्म, ये कोई धार्मिक राष्ट्र है नहीं, यानी ये पाकिस्तान की तरह, भारत की तरह बिल्कुल ही हम एक सेकुलर नेशन है। यहाँ सब धर्म के लोग रहेगा जैसे कि भारत में रहते हैं। सो वो जो स्पिरिट है हमारा, जो पाकिस्तान से हम उसको अलग किया है और अब तक अलग है, वही स्पिरिट को बर्बाद करना चाहते हैं पाकिस्तान। कि अगर ये स्पिरिट को बर्बाद कर दी, तब बांग्लादेश में और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं रहेगा। और पाकिस्तान तो अभी तक ख्वाब देखते हैं कि बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा। ये सब ख्वाब भी पाकिस्तान का है, ये कभी कामयाब होगा नहीं, मगर वो देखते हैं। सो ये जो चीज चल रहा है सनातन प्रोजेक्ट के साथ, या शिवगंज जिला थाना के साथ नाम बदलने की, या ये जो जाहिदुर रहमान की जो नाटक है दिल्ली में, ये सब वही कोशिश है कि बांग्लादेश को, बंगाली जाति को, हम जो सेकुलर जाति हैं, इसको निकल के हमें फिर उसके पाकिस्तान की तरह बनाए कि जिहादी मुल्क या कट्टरपंथी, और ये सब उसी की साजिश के पार्ट में ये सब चल रहा है। दादा, एक लास्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं जो पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी ये चीज़ें चल रही हैं बांग्लादेश में, चाहे वो हिंदू समुदाय के खिलाफ हो, चाहे वो वहाँ धार्मिक स्थलों के खिलाफ हो, जो भी चीज़ें हैं, जैसे अभी ये एयरपोर्ट पर जो नाटक हुआ, क्या ये सब में वहाँ की सरकार भागीदारी है? बांग्लादेश की सरकार की भागीदारी है? देखिए, अगर किसी देश में इस तरीके की कुछ घटनाएं होगा, अगर भारत में भी होते, तो सरकार के कोई हाथ थे या नहीं थे, सरकार तो भागीदारी होते ही हैं। सरकार तो सरकार होता है ना,
देश के अंदर जो कुछ होता है इसके लिए सरकार ज़रूर भागीदारी। अगर हम देखते कि ये जो तारिक रहमान की सरकार ये अगर ये सनातन प्रोजेक्ट को नहीं रोकते या तारिक रहमान की सरकार एक्शन लेते हैं जो ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो हम कह सकते थे कि ये भागीदारी है नहीं। अभी तो खामा-खा वो भागीदारी बन रहा है। थैंक यू सो मच दादा। आपने बहुत गहराई से इस मुद्दे को समझाया। आप जब भी जुड़ते हैं हमारे साथ बहुत अच्छे से चीज़ें बताते हैं और बांग्लादेश को व्यापक रूप से समझाते हैं। थैंक यू वंस अगेन दादा न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।